गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आज काफ़ी दिन बाद मैंने आज वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि इस समय बोर्ड की कॉपीज चेक हो रही थी, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। पिछले टेंस के जो सेक्शन मैं पढ़ा रहा था उनमें मैंने सिर्फ एक सेक्शन पढ़ाया था, इंडेफिनिट का। आज मैं कंटिन्यूस टेंस को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था, कंटिन्यूस टेंस में टेंस की वो फॉर्म जो वर्तमान में बीते समय या आने वाले समय में किसी समय बिंदु पर, ये बात खास है, ध्यान रखिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ टाइम। इफ वी कंसीडर अ टाइमलाइन, दिस इज पास्ट and this is present and this is future. Present is always a point of time. ठीक है। अब पहला टेंस था, ये कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं, पहले दूसरे की छोड़ दीजिए। कंटिन्यूअस टेंस में हम चाहे प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की करें या फ्यूचर की करें, हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो हो रहा था हम उसकी बात करते हैं, जो हो रहा है उसकी या जो हो रहा होगा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर लेंथ में टाइम नहीं लेना है, टाइम को एक बिंदु, समय बिंदु लेना है। 2 बजे क्या कर रहे थे, शनिवार को क्या कर रहे थे, 2014 में तुम क्या कर रहे थे, पिछली सदी में तुम क्या कर रहे थे। तो ये सारे पॉइंट्स ऑफ टाइम हैं। कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा कि यदि हमने कहा कि रविवार को तुम क्या कर रहे थे, तो रविवार तो पूरा दिन है। हाँ है, लेकिन अगर हम दिनों की श्रृंखला ले तो रविवार सिर्फ एक बिंदु ही तो होगा। अलग अलग यूनिट्स हैं, छोटी बड़ी, इट डजंट मैटर कि यूनिट क्या है, बट वी हैव टू कंसीडर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलवेज रिमेंबर, पास्ट में तो पॉइंट ऑफ टाइम, प्रेजेंट में तो पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्यूचर में तो पॉइंट ऑफ टाइम। प्रेजेंट चूंकि इसमें लेंथ नहीं होती है, तो हम सिर्फ वर्तमान में जो कर रहे हैं, वर्तमान मैंने आपसे कहा इट इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ टाइम। पास्ट में, फ्यूचर में लेंथ है। पास्ट और फ्यूचर दोनों लेंथ हैं टाइम की, दोनों ड्यूरेशंस हैं टाइम की, दोनों इंटरवल्स हैं टाइम के। बीता हुआ समय, आने वाला समय, ये काफ़ी लंबाई तक जाते हैं। लेकिन वर्तमान इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ टाइम, प्रेजेंट इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ टाइम। इट कम्स इन सेकेंड्स, इन मिली सेकेंड्स, इन नैनो सेकेंड्स। प्रेजेंट मीन्स क्षण भर। तो हम उसकी बात करते हैं। तो वर्तमान में रमेश कानपुर जा रहा है, मतलब एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज गोइंग टू कानपुर। लाइकवाइज, तो ये बड़ी बात है, हमें पॉइंट ऑफ टाइम कंसीडर करना है। इसको मैं ज़्यादा एम्फेसिस के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और कंटिन्यूअस टेंस में ये बेसिक डिफरेंस है, ये कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है कि जब आप कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हो तो आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो, और जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हो, यू टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ टाइम। आप एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हो। 2 बजे से या 2 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 बजे से ये ड्यूरेशन है, ये लेंथ है टाइम की, अंतराल है समय का। समय बिंदु नहीं, समय अंतराल। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतराल लिया जाता है, इसको आगे भी मैं भी टेकअप करूंगा। फिलहाल कंटिन्यूअस है तो इसमें आपको ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा। ये एक खास बात थी जो इसके लिए आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं तीनों तरह के कंटिन्यूअस टेंसेस की। कंटिन्यूटी का मतलब होना, कोई काम हो रहा है। When we talk about tense, we talk about action, and what we talk in action, we take the time and state of action. Both the things are presented using tense form of verb. जब भी आप टेंस को यूज करते हो तब आप किसी काम का समय और स्टेट बताने की बात करते हो। काम का समय यहाँ पर हमने मेंशन किया है, और स्टेट ये है। स्टेट कौन सी है? कंटिन्यूअस टेंस है। ये पास्ट की बात कर रहे हैं हम। इसका पहला जो सेगमेंट है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, इसका रूल सिर्फ एक है, क्योंकि इसमें होना बताया जाता है। इस टेंस में कंटिन्यू में काम हो रहा है, होना बताया जाना है, तो इसलिए हम बी को यूज करते हैं। बी का अर्थ होता है होना। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है, नॉन फिनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब है। चूंकि बी इसमें प्रेजेंट का लेंगे तो, पास्ट का लेंगे तो ये फिनाइट होता है। इज एम आर फिनाइट है, वॉज वर फिनाइट है, क्योंकि ये फर्स्ट और ये सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब इज फिनाइट, ऑलवेज फिनाइट। और एक फिनाइट के साथ दूसरी हम फिनाइट एक प्रेडिकेट में यूज नहीं करते। एक सब्जेक्ट के लिए जो बात कही जानी है उसमें यदि एक प्रेडिकेशन है, एक प्रेडिकेशन के लिए, सिंगल प्रेडिकेशन के लिए, जो कि सिंगल सब्जेक्ट के लिए सिंगल ही होगा, हम दो बार फिनाइट वर्ब्स को यूज नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके साथ जो आईएनजी फॉर्म जिसे हम कहते हैं, एक्चुअली ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, जो कि एक नॉन फिनाइट फॉर्म है। ये फिनाइट के साथ पेयर की जाती है। तो इसमें बी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है, एक फिनाइट एक नॉन फिनाइट का पेयर यूज होता है। होना बताना है इसलिए बी को यूज करते हैं, लगातार होना बताना है, इम्परफेक्शन बताना है इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑनगोइंग एक्शंस को डिनोट करता है, इम्परफेक्ट स्टेट ऑफ एक्शन बताता है या कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन बताता है, जैसा भी आप कहना चाहें। अब देखिए, पहले वाले को मैंने लिया है पास्ट। मैं थोड़ा हायरार्की यूज करता हूँ, बीता पहले हुआ, वर्तमान बाद में आया और आने वाला बाद में आएगा, इसलिए मैं पास्ट को पहले यूज करता हूँ। इसका भी रूल वही है। प्रेजेंट को रूल यूज करेंगे, इसका भी रूल वही है। फ्यूचर को यूज करेंगे, इसका भी रूल वही है। तो मेन रूल तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म। बात करेंगे पास्ट की, तो पास्ट में बी पास्ट का हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म कांस्टेंट रहेगी। प्रेजेंट की बात करेंगे तो बी प्रेजेंट का हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म कांस्टेंट रहेगी। फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर चूंकि एक पॉसिबिलिटी है, इसमें होता कुछ नहीं है, इसलिए विल या शैल ये बताने के लिए कि ये महज एक संभावना है, लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ बी को हम ओरिजिनली बी ही यूज करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में, यानी जब आप विल शैल लगा लोगे तो विल शैल है मॉडल, और मॉडल्स के साथ हम बेस को यूज करते हैं। मॉडल्स के साथ बेस यूज होता है, ना कि फर्स्ट या सेकंड फॉर्म। सो इसमें बी ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। बी के साथ आईएनजी, बी होना बताएगा, आईएनजी इम्परफेक्शन बताएगा, और विल शैल पॉसिबिलिटी बताते हैं आने वाले समय में, या ये बात संभावित है इसकी। अब बात करते हैं सेंटेंस वाइज, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव या नेगेटिव क्वेश्चन, इसके साथ क्या क्या किया जाता है। ये फ्रेम्स मैंने आपको बताए थे, ये फ्रेम्स हम यूज करते हैं। आपसे मैंने एक बात कही थी कि हम हमेशा केवल इन्हीं चार का जिक्र करते हैं जब टेंस पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। आप केवल स्टेटमेंट की बात करेंगे और क्वेश्चन की बात करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन, क्लोज एंडेड ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ऐसा क्यों करते हैं हम सेंटेंसेस तो हमने 5 तरह के पढ़े हुए हैं। सिंपल सेंटेंस 5 तरह का होता है, या सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग यील्डेड बाय द सेंटेंस, इट इज ऑफ 5 काइंड्स। जो अर्थ देता है वाक्य, उसके आधार पर वाक्य 5 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम केवल इन्हीं 2 को क्यों कंसीडर करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि यही दोनों फिक्स फ्रेम्स यूज करते हैं, फिक्स फ्रेम्स पर लिखे जाते हैं। बाकी किसी का फ्रेम फिक्स नहीं होता, तो उसे हम किस नियम से पढ़ाएंगे आपको? उसमें ऐसा भी होता है, उसमें वैसा भी होता है, लेकिन इन दोनों के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। इनका एक फिक्स फ्रेम है। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, इसको अगर आप एक साथ समझना चाहते हैं तो इसे हम वर्ब कहते हैं। यह है वर्ब, ऑक्सिलरी मेन वर्ब 2 सेक्शन में, और इसके साथ अगर वर्ब ट्रांजिटिव हुई मेन वर्ब तो उसका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा फुल स्टॉप के साथ। यहां भी फुल स्टॉप आएगा। यहां बीच में ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में नॉट आता है। ये समझना, इससे बेहतर है ये समझिए कि मेन वर्ब से पहले नॉट को यूज किया जाता है, ऑलवेज बिफोर मेन वर्ब, नॉट आफ्टर ऑक्सिलरी। यू कैन से, आप कह सकते हो ऑक्सिलरी के बाद यूज करते हैं, बट ये कहना ठीक नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा कभी न कभी। तो ये समझना कि मेन वर्ब से पहले नोट को यूज करते हैं, ज्यादा बेहतर है। फिर पॉजिटिव क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्वेश्चन अगर ओपन एंडेड है तो क्वेश्चनिंग वर्ड सबसे पहले रखा होगा। व्हाट, विच, हु, व्हेन, वेयर, हुम, ये सारे जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं, WH है, हाउ है, H से स्टार्ट होता है, ये सभी क्वेश्चनिंग वर्ड्स पहले आ जाते हैं। इसके बाद में ऑक्सिलरी को यूज किया जाता है। ऑक्सिलरी के बाद सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ। अगर यही क्वेश्चन नेगेटिव होता है तो मेन वर्ब से पहले नॉट को यूज कर लिया जाता है। यही मैं कह रहा था कि अगर आप नॉट को मेन वर्ब से पहले समझते हैं तो यहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट कहीं नहीं होगा कि मेन वर्ब से पहले नॉट आएगा। उस मेन वर्ब को नेगेटिव बनाने के लिए, वो एक्शन नहीं होगा ये बताने के लिए ये फ्रेम है। अब इसमें अगर आप प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस के लिए यूज करना चाहते हो तो यहां पर आपको समझना सिर्फ एक बात है कि ऑक्सिलरी की जगह पर वॉज या वर आते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ध्यान दे दीजिएगा। वॉज हमेशा सिंगुलर नंबर के लिए आता है, ऑल पर्सन, याद रखिएगा। वर हमेशा प्लूरल के लिए आता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो भी हो, ये कोई भी पर्सन हो, ऑल पर्सन्स, किसी भी पर्सन हो। अगर नंबर सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल है तो वर आएगा, सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो वॉज आएगा, आई वॉज। प्रेजेंट में फर्क है, लेकिन यहां पर पर्सन से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल नंबर से फर्क पड़ता है। पास्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में केवल सब्जेक्ट के नंबर से फर्क पड़ता है। सिंगुलर है तो वॉज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन कौन सा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक ये आसान है। अब इससे ज्यादा और क्या समझना है इसमें, मैं समझ नहीं पा रहा और क्या मुझे बताना चाहिए। अगर आपको लगता है कुछ कि इसमें और कुछ आपके लिए कंफ्यूजन वाला है तो मुझे बताइएगा, मैं मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, आपके सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट करूंगा। अब मुझे ये लग रहा है, चलो मैं इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ सीता खाना बना रही थी, अजीब सा है। अलेक्जेंडर हार रहा था। In India, Alexander was being defeated. अलेक्जेंडर हार रहा था। कोई हरा रहा था, मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, पैसिव में एक्टिव कहना है। अलेक्जेंडर हार रहा था तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट एलेक्स, अलेक्जेंडर। अब इसके बाद क्या आएगा, ऑक्सिलरी। सब्जेक्ट कैसा है, नाउन है, सिंगुलर नंबर है, यानी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, क्या आएगा, वॉज। अलेक्जेंडर हार रहा था, वॉज। अलेक्जेंडर वॉज फेसिंग डिफीट। अलेक्जेंडर हार रहा था, अलेक्जेंडर वॉज फेसिंग डिफीट। अलेक्जेंडर हार का सामना कर रहा था। चलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ थोड़ा सा, अलेक्जेंडर हार का, बात एक ही है, सामना कर रहा। अलेक्जेंडर वॉज फेसिंग डिफीट। अब इसमें जो वॉज है ये है ऑक्सिलरी, फेसिंग ये है मेन वर्ब और ये है ऑक्सिलरी। आप देख सकते हैं ऑक्सिलरी वॉज है, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है। बस इतना सा रूल है। अभी इसको नेगेटिव बनाना हो तो एलेक्स वॉज नॉट फेसिंग डिफीट। अब इसी को क्वेश्चन बनाना हो तो मैं एक बनाता हूं क्लोज एंडेड, वॉज एलेक्स फेसिंग डिफीट, और दूसरा बनाता हूं ओपन एंडेड, तो वाई वॉज एलेक्स फेसिंग डिफीट। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जिनका डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है ऐसे क्वेश्चंस ओपन एंडेड कहलाते हैं। जिनका ऑप्शनल 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमने, एक ऑप्शन उसमें से सही है तो उस एक ऑप्शन को आप यस या नो में कह सकते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न मिलते हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं में होता है। डू यू टेक टी? अब या तो इसका उत्तर यस दे सकते हैं या तो नो। हैव यू टेकन फूड? हैव यू लर्न योर लेसन? यस और नो।
Do you go to school daily? Yes or no? Have you a mother at home? Yes or no? इन सारे प्रश्नों का उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। ये वाले क्वेश्चन बचपन में आपने पढ़ा होगा, यस नो टाइप क्वेश्चंस और एक WH टाइप क्वेश्चंस वही हैं, बट यस नो को एक्चुअली कहा जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि उनका एक ही उत्तर पॉसिबल है, या तो या हाँ या तो ना। और ओपन एंडेड को ओपन एंडेड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका कोई भी उत्तर संभव है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाना है। डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो सकता है। आप विद्यालय क्यों नहीं आ रहे थे, ये सवाल हाँ या नहीं में नहीं उत्तर किया जा सकता है इसका। आप विद्यालय क्यों नहीं आ रहे थे, नहीं, बेवकूफ़ी भरा आंसर है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये समझना चाहिए। जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, ये समझना चाहिए कि ओपन एंडेड इसलिए है क्योंकि उसके कई उत्तर संभव हैं, सिरे खुले हुए हैं, और क्लोज एंडेड इसलिए है ये वाला, ये हमेशा ऑक्सिलरी से शुरू होता है और ये क्वेश्चनिंग वर्ड से शुरू होता है। ये दोनों में अंतर है, ये क्लोज एंडेड है, ये ओपन एंडेड है। इसके बाद ऑक्सिलरी आएगी, इसमें ऑक्सिलरी से सेंटेंस शुरू होता है। दिस इज ऑल अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना ही है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे आसान अगर कोई टेंस है, आसान तो वैसे सभी हैं, कोई खास मुश्किल नहीं है, बट फिर भी इन आसानों में भी सबसे आसान अगर कोई कहा जाता है तो वो है कंटिन्यूअस टेंस। अब दूसरे टेंस की बात करते हैं। इसमें फ्रेम्स यही सारे यूज़ होंगे, क्योंकि फ्रेम सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव, पॉजिटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, इनका फ्रेम सेम रहेगा, फ्रेम में कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन प्रोनाउन होती है। मैं इसी को टर्म्स में लिख दे रहा हूँ। इसके साथ या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। इसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी और उसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। यही फ्रेम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन में से एक चीज़ होता है। ऑक्सिलरी वॉज वर यहाँ थी, इज एम आर में से एक यहाँ होगी। ये मेन वर्ब की फॉर्म कांस्टेंट आईएनजी ही रहेगी, क्योंकि कंटिन्यूटी ही बतानी है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट वर्बल हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, कोई दो राय नहीं। तो इसमें ये दोनों हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। जो वेरिएबल्स हैं वो ये हैं, यही दो वेरी करते हैं, इसीलिए इनकी स्टडी करी जाती है। नेगेटिव में और कुछ नहीं होगा, इज एम आर आईएनजी, इसके बीच में प्लस नॉट प्लस आईएनजी, बस इतना आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले इज, एम या आर आएगा, उसके साथ नाउन या प्रोनाउन को लिखा जाएगा, और उसके साथ आईएनजी फॉर्म को लिखा जाएगा, और उसके साथ यदि वो ट्रांजिटिव हुई तो इसका ऑब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन मार्क के साथ। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव क्वेश्चन था, नेगेटिव क्वेश्चन होता तो मैं इसको ओपन एंडेड भी कर लेता हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाएगा, उसके बाद इज एम आर में से कुछ एक चीज़ आएगी, उसके बाद इसमें नाउन या प्रोनाउन ऐड किया जाएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन मार्क के साथ। ये नेगेटिव क्वेश्चन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे राम बाजार जा रहा है। अब इसमें टाइम थोड़ी लिखा जाता है, 2 बजे राम बाजार जा रहा है, नहीं, वर्तमान में समय नहीं लिखा जाता, यूनिट नहीं लिखे जाते, क्योंकि मैंने कहा ना प्रेजेंट हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम होता है। प्रेजेंट कभी मास में नहीं मिल सकता आपको, प्रेजेंट का हमेशा पॉइंट मिलेगा, इसलिए इसमें समय मेंशन नहीं होता, बस सिर्फ ये दिखाया जाता है कि ये बात कंटिन्यूटी की है और एट प्रेजेंट है। राम बाजार जा रहा है, वर्तमान में अभी जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, राम, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ वर्ब आती है इज, और इज के साथ क्या आना है आप जानते हैं, आईएनजी फॉर्म आनी है। तो लिखा था इज एम आर, सॉरी इज एम आर, अरे किधर गया, ये रहा, इज एम आर प्लस आईएनजी, ये रहा, राम इज एम आर आईएनजी गोइंग। अब इसके बाद कहाँ जाना है, हमें नाउन प्रोनाउन ऐड करनी है। ये बात अलग है कि यहाँ पर ये वर्बल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, राम इज गोइंग टू बाजार,
राम इज गोइंग टू बाजार। अब इसमें ये जो टू लगाया है, ये जो बाजार लिखा है, निश्चित तौर पर ये नाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का है? नो, नहीं है। ये ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का है। ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब इंट्रांजिटिव है। ये काम ऐसा नहीं है कि कर ये रहा है और असर इस पर पड़ जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसके जाने का बाजार पे कोई असर पड़ने वाला नहीं, यही थकेगा, इस पर कोई असर। इंट्रांजिटिव है, गोइंग वर्ब इंट्रांजिटिव है, कमिंग, स्लीपिंग, ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। तो इनके ऑब्जेक्ट्स नहीं होते तो हमें यहाँ पर एक प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो वर्ब गवर्न कर लेती, लेकिन नहीं है, इसलिए गवर्न नहीं कर सकती, आपको बीच में प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये अच्छा, यहाँ पर ना ये जो आपने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये ऑप्शनल रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसको हमेशा ऑप्शन में रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हर बार आपको हर जगह पर मिलेगी, कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। राम, अभी हम यहाँ पर लिखे जैसे राम रावण को मार रहा है, फॉर एग्जाम्पल राम रावण को मार रहा है। अच्छा, कभी ये सोचिएगा, मैंने लिखा तो मुझे कुछ थोड़ा सा अपना लिखा हुआ कुछ याद आया। मैं पोम्स लिखता हूँ तो उसमें मैंने रावण पर लिखा है, राम पर तो बहुत लोगों ने लिखा है, तुलसीदास जी ने तो पूरी हद ही खत्म कर दी, लेकिन रावण पर शायद किसी ने कुछ नहीं लिखा। मैंने लिखा था ये सोच करके। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे सुधी छात्र हैं और बल्कि मेरे साथी हैं। यदि विभीषण न होता तो राम के बस का नहीं था कि वो रावण को मार पाते, और अगर राम रावण को मार न पाते तो आज आप रावण की पूजा कर रहे होते, राम की नहीं कर रहे होते। क्योंकि दुनिया जीते हुए की पूजा करती है, हारे हुए की नहीं। मैं मानता हूँ आपकी बात को, आप जो सोच रहे हैं मन में कि मैं थोड़ा सा अधार्मिक प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ, आप सोच सकते हैं, यू आर फ्री। लेकिन तथ्य है, सोचिएगा, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। लॉजिक, विवेक जिसको कहते हैं, यूज़ करता हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि रावण को राम ने नहीं, विभीषण ने मारा था। खैर, आप जैसा सोचते हो, मुझे धर्म में नहीं उलझना है। राम रावण को मार रहा है, तो राम इज बीटिंग रावण। अब इसमें इज बीटिंग तो वर्ब हो गई, रावण इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मार कौन रहा है, ये क्रिया कर कौन रहा है, ये। इससे प्रभावित कौन हो रहा है, ये। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है। ध्यान देंगे तो ये या ये दोनों ही नाउन या प्रोनाउन से। आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर। ये मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए इस सेंटेंस को लिया था कि आप ऑब्जेक्ट को मैं आपके साथ डील कर सकूं। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। अच्छा, फ्यूचर के बारे में मैं, हालांकि मैंने जिक्र किया है आपसे, लेकिन फिर भी फ्यूचर को मैं टेंस मानता ही नहीं हूँ। फ्यूचर टेंस है ही नहीं, क्योंकि टेंस का मतलब होता है आप एक्शन के बारे में, और एक्शन फ्यूचर में हो नहीं सकता। फ्यूचर, अगर टेंस की बात करें तो इसमें कहते क्या हैं, हम केवल एक पॉसिबिलिटी बताते हैं, बस। फ्यूचर अपने आप में एक पॉसिबिलिटी। फ्यूचर में सिंस को यूज़ नहीं किया जाता है, इसीलिए नहीं यूज़ किया जाता है। तो फ्यूचर एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है, बस, और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सो मैं इसको फर्जी टेंस मानता हूँ। ये दोनों रियल हैं, इन दोनों में कुछ हुआ है, इसमें हुआ कुछ नहीं, खाली प्लानिंग है बस। मतलब हवाई किले बनाए जा रहे हैं, इसमें ये फरेब है पूरी तरह धोखा। अब इसमें आते हैं, रूल यही लगेगा, यही सारे फॉर्म यूज़ होंगे, यही सारे फ्रेम्स यूज़ होंगे, सॉरी, यही फ्रेम यहाँ आएगा, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी,
मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान करना चाहता हूँ कि इसमें जो मेन वर्ब है ये अकेला एक शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट की जगह पर आपको नाउन या प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा। ऑक्सिलरी की जगह पर दो वर्ड्स हैं आपके पास, विल या शैल। इसे तो आप लगा दोगे ये बताने के लिए कि ये आने वाले समय में या एक संभावना है जिसके होने की दशा पाई जाती है। मेन वर्ब क्या है? बी प्लस आईएनजी। याद रखिएगा, इसमें हो रहा होना बताना है आपको। हो रहा तो ये बताएगा, होना ये बताएगा। अच्छा, इन दोनों में क्या है? होना बताने के लिए आप बी को यूज करते हो, बी की फॉर्म यूज कर रहे हो, फिनाइट फॉर्म यूज कर रहे हो, इसलिए इसके साथ नॉन फिनाइट आप ऐड कर लेते हो, आईएनजी, सीधे सीधे। लेकिन यहां पर आप बी के साथ सीधे सीधे आईएनजी ऐड नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको विल शैल के साथ बी के अलावा कोई फॉर्म यूज करने की इजाजत नहीं है। ना तो आप फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, ना ही सेकंड फॉर्म। यदि आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में लगभग शेयर ही करता हूं कि विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आपने पढ़ रखा है। अगर विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो बी क्यों आया? आप कहोगे कंटिन्यूटी है। मेरा भाई, आप यकीन कर लो, विल शैल मॉडल्स हैं और इनके साथ हम कोई फिनाइट फॉर्म यूज नहीं करते। ना तो फर्स्ट फॉर्म आती है, ना सेकंड। तो ना तो हम इसमें वॉज वर्ब को यूज कर सकते हैं और ना ही इसमें इज एम आर यूज हो सकता है। तो फ्यूचर में क्या यूज होता है? ये दोनों जिसका रूप है वो अपने नॉन फिनाइट फॉर्म में यूज होता है। तो इसमें मेन वर्ब कितनी है? मेन वर्ब के लिए दो वर्ड्स यूज किए गए हैं। हमारे दिमाग में क्या रहता है? विल शैल के साथ बी लगा हुआ है। नो माय डियर, ऑक्सिलरीज आर ऑलवेज सिंगुलर। ये हमेशा अकेली होती है। सिंगुलर इन द सेंस एक वर्ड की फॉर्म में। दो वर्ड्स ऑक्सिलरीज में कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सिलरीज आर ऑलवेज फिनाइट, वेदर दे आर प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अगर ऐसा है तो इसके साथ दूसरी ऑक्सिलरी हो ही नहीं सकती, असंभव, इम्पॉसिबल। दो ऑक्सिलरीज एक सेंटेंस में हो ही नहीं सकती, एक ही ऑक्सिलरी होती है। ऑक्सिलरी के लिए दो वर्ड्स नहीं यूज किए जा सकते, सिर्फ एक वर्ड यूज किया जा सकता है, वो ये है। अब ये जो दूसरा वर्ड आप यूज करते हो, अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे तो उसमें बीन प्लस आईएनजी आएगा, वो भी आपको बताऊंगा। और यहां भी बता रहा हूं, ये बी के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है, बी विल शैल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, बी के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है। ये नहीं, ये ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है। और इसके साथ अगर वो ट्रांजिटिव है तो इसका ऑब्जेक्ट आएगा, फुल स्टॉप। अब इसमें फ्यूचर में किसी काम के हो रहे होने की संभावना बताई जाती है। 2 बजे बारिश हो रही होगी। अब आप बताओ, ये फ्यूचर की बात आपको लग रही? मुझे भी लग रही, ठीक है, 2 बजे बारिश हो रही होगी, ठीक बात। लेकिन अगर मैं बात बीते कल की करूं या वर्तमान की करूं, प्रेजेंट, तो इस समय, मैं आप बोलने जा रहा हूं इस समय गीता कॉलेज से, कोचिंग से घर जा रही होगी। टेंस कौन सा है? फ्यूचर। और क्या हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं? गीता इस समय विद्यालय से घर जा रही होगी, कोचिंग से घर जा रही होगी, बाजार जा रही होगी, एनीथिंग, कुछ भी कर रही होगी। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? आने वाले समय की या वर्तमान की? वर्तमान की संभावना, पॉसिबिलिटी। तो फ्यूचर अपने आप में एक संभावना। बस यही मैं कहना चाहता हूं कि ये मॉडल जो यूज होते हैं, ये केवल एक पॉसिबिलिटी को बताने के लिए यूज होते हैं। तो इसके साथ ये फ्रेम आमतौर से यूज होता है। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव, पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव, इनके साथ जो भी वेरिएशंस हैं, मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, कोई एक सेंटेंस, वो मैं आपको बताता हूँ। यहीं पर ले लेता हूँ, दिनेश घर जा रहा होगा। गागी के रहा नहीं रहे और उसके साथ गागी के, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। दिनेश घर जा रहा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दिनेश। अच्छा, विल और शैल के साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, 1 मिनट लगेगा, आप जानते तो हैं लेकिन फिर भी, ये सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है। ये
फर्स्ट पर्सन के साथ यूज किया जाता है। लेकिन अगर हमें सर्टेनिटी शो करनी हो, एक वर्ड है सर्टेनली, एडवर्ब है जो कि बताता है कि निश्चित रूप से ऐसा होगा। विल के साथ सर्टेनली, तो सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल को यूज करें। शैल के साथ सर्टेनली फर्स्ट पर्सन आप यूज करें। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन के साथ सर्टेनिटी शो करनी है, सर्टेनली नहीं लिखना है, तो आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज कर सकते हो। इसी तरह से सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आप शैल यूज कर सकते हो। यू शैल बी बीटन, माने तुम पक्का मारे जाओगे। ये मैंने पहले भी आपसे सेंटेंस बोला जाता है, मुझे याद आ रहा है। तो सेकंड थर्ड पर्सन के साथ ये पक्का वाला, तो विल शैल की जगह पर ये एक्सचेंज कर लीजिएगा। मैंने बताया है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो अब इसको खत्म कर रहा हूँ। दिनेश, अब इसमें घर जा रहा होगा, दिनेश थर्ड पर्सन है, इसके साथ आमतौर से आएगा विल, और इसके साथ बी गोइंग, ये एक साथ है, विल अलग है। दिनेश विल बी गोइंग, नो, दिनेश विल बी गोइंग, जस्ट लाइक दैट, ये दोनों एक साथ है। घर जा रहा होगा, होम, दिनेश विल बी गोइंग होम। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर तो प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है, तो होम क्या गोइंग का ऑब्जेक्ट है? अभी आपने कहा था गोइंग नॉन फिनाइट है, इंट्रांजिटिव है, सॉरी। तो गोइंग नॉन फिनाइट तो है ही, इंट्रांजिटिव भी है, पक्का है। तो क्या होम इसका ऑब्जेक्ट है? नाउन है, बिना प्रीपोजिशन के लिखी हुई है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट है? नो, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ये होम के साथ खास बात है कि ये किसी प्रीपोजिशन के बिना लिखा जाता है। इसमें प्रीपोजिशन यूज नहीं होती, गोइंग टू होम इसमें यूज नहीं होता। ये इसकी खास बात है, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके साथ में ये ऐसी नाउन है जिसके साथ प्रीपोजिशन यूज नहीं होता। दिनेश विल बी गोइंग होम, अब इसमें नेगेटिव बनाना हो तो दिनेश विल नॉट बी गोइंग होम। ये देखिए, एक चीज और मैं आपको सिद्ध करना चाहता था, जो मैंने अभी आपको कहा था कि ये बी गोइंग एक साथ है, विल शैल अलग है, तो इसमें दिनेश विल अलग है, और चूंकि इसके पहले लगता है, तो देखिए आप बी और गोइंग एक साथ लिखा हुआ है और इसके पहले नॉट लगा हुआ है, ये पूरी मेन वर्ब हुई या नहीं? ये एडवर्ब है, नेगेशन, और ये है ऑक्सिलरी। थैंक यू।